हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी क्लास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार लाइब्रेरियन का भर्ती आने वाला है और उसी कड़ी में हम लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे थे। टॉप 12,000 MCQ सीरीज़ है ये। अगर आप इस सीरीज़ में बने रहते हो तो भारत का अभी तक जितना भी लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसको आप कर लोगे, आप सारा क्वेश्चन बना लोगे, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। इस सीरीज़ का ये आपका क्लास नंबर 5 है और आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 301 से लेके क्वेश्चन नंबर 350 तक। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ हमने आपको क्या क्या करवा दिया है। हमने आपको पुस्तकालय समाज, पुस्तकालय की प्रकृति, पुस्तकालय के प्रकार, रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी मॉडल एक्ट एंड बिल, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी एक्ट एंड मूवमेंट, डॉक्टर रंगनाथन के बारे में, उनके बुक के बारे में मैंने आपको यहाँ तक टोटल 10 टॉपिक करवा दिया है। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। क्या करवाने जा रहा हूँ दोस्तों? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस करवाने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये किसने दिया था? तो आप लोग बोल दोगे कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है ये दिए थे डॉक्टर SR रंगनाथन ने। किसने दिया था? डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया था। ठीक है, बात आता है, आपसे पूछता है कि जो डॉक्टर SR रंगनाथन है ये इसका प्रतिपादन कब करते हैं? तो आप लोग बोल देना 1928 में करते हैं। कब करते हैं दोस्तों? 1928 में प्रतिपादन करते हैं, यानी पेश करते हैं। और अगर आपसे पूछ देगा कि इसका पहला बुक ये बुक के रूप में कब आ गया था, तो बुक के रूप में दोस्तों 1931 में आ गया था। तो वही कह रहा है कि इसका जो पब्लिकेशन होता है वो कब होता है? 1931 में होता है। और आपका सेकेंड पब्लिकेशन कब होता है दोस्तों? तो 1957 में होता है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पब्लिकेशन। इसके अगर आपसे पूछा जाए कि ऑथर कौन है, तो ऑथर जो है वो आपके SR रंगनाथन हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता है ये जो पब्लिश करने वाला संस्था था उसका नाम क्या था? तो आप लोग याद रखना मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। कौन? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वही डॉक्टर रंगनाथन का 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को क्या करती है? पब्लिश करती है। कौन करती है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। कौन? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है वही डॉक्टर SR रंगनाथन का जो बुक है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस उसको क्या करती है? पब्लिश करने का काम करती है। इसका जो प्रस्तावना है उसको कौन लिखते हैं? उसको लिखते हैं PS शिवास्वामी अय्यर। और जो इसका इंट्रोडक्शन पेज होता है वो कौन लिखते हैं? तो वो लिखते हैं WC बैरविक सैयर। कौन लिखते हैं? WC बैरविक सैयर। WC बैरविक सैयर जो है वही क्या करते हैं? इस बुक का 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का क्या करते हैं दोस्तों? तो उसका इंट्रोडक्शन पेज लिखते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बुक का जो लास्ट एडिशन था वो कब आया था? तो इस बुक का जो लास्ट एडिशन था जो कि प्रिंट हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2006 को लास्ट एडिशन इसका प्रिंट हुआ था। और वो कैसे प्रिंट हुआ था दोस्तों? तो रीप्रिंट हुआ था। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पहली बार कब पेश हुआ? 1928 में पेश हुआ। बुक का रूप कब लिया? 1931 में फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन 1957 में। ठीक है, प्रस्तावना कौन लिखा? PS शिवास्वामी अय्यर। इंट्रोडक्शन पेज कौन लिखा? WC बैरविक सैयर। इसको पब्लिश करने वाली जो संस्था थी वो कौन थी? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। और इस किताब का जो लास्ट रीप्रिंट है, रीप्रिंट उसमें कुछ एडिट नहीं किया गया है, रीप्रिंट है, तो वो कब आया था दोस्तों? तो 1 जनवरी 2006 को आया था। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका ये 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इसका कॉपीराइट किसके पास है? तो आप लोग बोल देना SRELS के पास है। किसके पास है? SRELS के पास है। और ये SRELS ये जो है ये संस्था है और ये किसके नाम पे है दोस्तों? तो आप लोग तुरंत बोल देना SRELS जो है ये रंगनाथन की सेकंड बीवी के नाम पे है। रंगनाथन की सेकंड बीवी के नाम पे है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये जो 5 नियम है वो क्या है? मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोग ईजिली कर पाओ। देखो, जो पहला नियम है, पहला नियम कहता है बुक आर फॉर यूज, यानी जो आपकी किताबें हैं वो किस चीज़ के लिए? जो आपका किताब है वो किस चीज़ के लिए? यूज़ के लिए। बुक आर फॉर यूज। दूसरा जो है वो कहता है एवरी रीडर हिज बुक। एवरी रीडर यानी जो भी पाठक लाइब्रेरी में आ रहा है उसका क्या होगा? उसका खुद का एक बुक होगा, उसके चॉइस का क्या होगा? एक बुक होगा। तो एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा नियम इनका क्या कहता है दोस्तों? एवरी बुक इट्स रीडर, यानी जो भी किताब लाइब्रेरी में है उसको भी क्या मिलेगा? उसको भी पाठक मिलेगा। दूसरा रूल ये कह रहा था कि जो पाठक लाइब्रेरी में आ रहा है उसको किताब मिलना चाहिए। तो तीसरा बात जो है वो आपके बुक के लिए कह रहा है कि जो भी बुक लाइब्रेरी में है उसको भी क्या मिलना चाहिए? पाठक मिलना चाहिए। ठीक है, चौथा कह रहा है कि जो आपका टाइम है उसको बचाने के लिए सेव द टाइम ऑफ रीडर। क्या कह रहा है? सेव द टाइम ऑफ रीडर। जो भी आपका लाइब्रेरी में आ रहा है उसका क्या कीजिए? समय बचाइए। और पांचवा क्या कह रहा है कि लाइब्रेरी क्या है? एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, यानी लाइब्रेरी है जो हमेशा क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। लाइब्रेरी क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी जो है आपका ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है
किस टाइप का ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, तो आप बोल दोगे जो आपका लाइब्रेरी है वो 2 टाइप का ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, एक तो आपका अडल्ट और एक आपका चाइल्ड, ठीक है। एक होता है आपका एडल्ट और एक होता है चाइल्ड। जैसे चाइल्ड का मतलब हो गया वैसा ग्रोथ लाइब्रेरी का जिसको आप अपने आंखों से देख सकते हो। जैसे लाइब्रेरी के अंदर फर्नीचर आ रहा है आप उसको देख सकते हो, लाइब्रेरी के अंदर पंखा लग रहा है तो आप उसको देख सकते हो, एसी लग रहा है देख सकते हो, नया नया किताब आ रहा है आप उसको देख सकते हो। तो ये क्या हो गया चाइल्ड ग्रोथ। एडल्ट ग्रोथ वह होता है जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हो, जैसे ऑफिसर का ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। ये मैंने आपको बेसिक एक थोड़ा सा ज्ञान दिया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डॉक्टर रंगनाथन पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन पूछे तो आप बोल दीजिए ना 98। और अगर आपसे पूछ देगा किताब के रूप में पब्लिश कब हो गया, तो किताब के रूप में पब्लिश 1931 में हो गया था। और इसका पब्लिशर कौन था, तो इसका पब्लिशर जो था वो आपका मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन था। दूसरा कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है इसका फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ, 1931 में, ठीक है। कह रहा है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सेकंड एडिशन कब आया था, तो सेकंड एडिशन जो है 1957 में आया था। और जो आपका फर्स्ट एडिशन है वो कब आया था दोस्तों, तो 1931 में आया था, ठीक है। कह रहा है कि जो आपका डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को पहली बार औपचारिक रूप से कहाँ प्रस्तुत किया, तो याद रखिएगा पहली बार औपचारिक रूप से मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में क्या किया, इसको प्रचारित किया। कहाँ पे क्या, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में इसको प्रचारित किया। कब, 1928 में। कब दोस्तों, 1928 में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है वो जिक्र करते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका कौन सा, चौथा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर कभी भी आपसे प्रस्तावना के बारे में पूछे तो जो आपका प्रस्तावना हो जाएगा, प्रियम्बल हो जाएगा, वो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा PS शिवास्वामी अय्यर। और अगर आपसे कभी भी इंट्रोडक्शन पूछे तो हो जाएगा WC बैरविक सैयर, ठीक है। पब्लिशर के बारे में पूछे तो आप लोग बोल देना माला से क्या याद रखोगे, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। छठा देखिए क्या कह रहा है डॉक्टर रंगनाथन ने सर्वप्रथम 5 लॉ सूत्र का प्रतिपादन कहाँ किया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने मीनाक्षी कॉलेज जो कि अन्नामलाई नगर में है वहीं पे उन्होंने अपना पहला 5 लॉ सिद्धांत दिया था। पहला जो 5 सिद्धांत था वो यही था, जो किताबें हैं वो यूज़ के लिए हैं, जो भी पाठक लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है उसको एक किताब मिलना चाहिए, जो भी किताब है उसको भी एक पाठक मिलना चाहिए, जो आपका लाइब्रेरी है यानी यूज़र है उसका आप समय बचाइए, और जो लाइब्रेरी है वो क्या है, ग्रोइंग संस्था है। इंग्लिश में बात करें तो जो बुक है वो बुक आर फॉर यूज़, एवरी रीडर हिजर बुक, every book its reader, save the time of the reader, the library is a growing organism। और growing organism का जब मैं बात करता हूँ कितने टाइप का ग्रोथ होता है, चाइल्ड और एडल्ट। जो आपका चाइल्ड होता है उसको आप अपने नग्न निगाहों से देख सकते हो, लेकिन एडल्ट को आप नहीं देख सकते हो। कह रहा है लाइब्रेरी साइंस के 5 कानून का महत्वपूर्ण मूल्यांकन से संबंधित पुस्तक पुटिंग नॉलेज टू वर्क किसने लिखी, याद रखिएगा जो आपका पुटिंग नॉलेज टू वर्क ये लिखे थे पॉलिन ने। किसने लिखा था दोस्तों, पॉलिन ने आपका लिखा था पुटिंग नॉलेज टू वर्क, और थे उनके साथ एथरटॉन। डॉक्टर रंगनाथन ने बचपन के गुरु एडवर्ड वी रॉस का संबंध लाइब्रेरी साइंस के 5 नियमों से कौन से नियम से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो आपका एडवर्ड एन रॉस थे वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के मैथमेटिक्स के क्या थे, टीचर थे। और उनसे ही इंस्पायर होकर, उन्हीं से एजुकेटेड होकर डॉक्टर रंगनाथन ने फर्स्ट लॉ का खोज किया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों, बुक आर फॉर यूज़। उसका नाम क्या था, बुक आर फॉर यूज़। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोफेसर एडवर्ड एन रॉस जो थे वो कौन थे, प्रोफेसर एडवर्ड एन रॉस ये आपके मैथमेटिक्स के टीचर थे, किसके, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के। और उनसे ही इंस्पायर होकर उन्होंने जो दिया लॉ वो क्या कहलाया, बुक आर फॉर यूज़। कह रहा है हाउ सिंपल, हाउ ट्रैवल एंड येट हाउ सेमिनल। यह बात किसने बोला था, याद रखना दोस्तों, कह रहा है हाउ सिंपल, हाउ ट्रैवल एंड येट हाउ सेमिनल। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र के बारे में इसने क्या कौन कहा, तो जो आपका प्रथम लॉ है वो यही तो है, बुक आर फॉर यूज़। बुक आर फॉर यूज़ के बारे में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाउ सिंपल, हाउ ट्रैवल एंड येट हाउ सेमिनल, ठीक है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन अपने फर्स्ट लॉ किसके बारे में, बुक और फॉर यूज़ के बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो हाउ सिंपल, हाउ ट्रैवल एंड येट हाउ सेमिनल, ठीक है। और ये बात किसने बोला, डॉक्टर रंगनाथन ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या रहा है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र सन 1928 में किस सम्मेलन में प्रतिपादित किए गए थे, यानी जो आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये कहाँ पे प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। जो आपका 5 लॉ है ये कहाँ पे आपको प्रतिपादित किया गया था, कहाँ पे दिया गया था, इस बात से आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और उस वक्त ये जो है
सम्मेलन हो रहा था, वो सम्मेलन का क्या नाम था? उस सम्मेलन का नाम था प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस। यहीं पे ये सम्मेलन हो रहा था। ये सम्मेलन हो रहा था कहाँ हो रहा था? तो मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलई में। मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलई में क्या हो रहा था? एक सम्मेलन हो रहा था जिसका नाम था प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस। इसी में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जानते हैं और जाते हैं और 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सिद्धांत को क्या करते हैं? पेश करते हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के किस मानक सिद्धांत है? तो जो आपका 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो हमारे लाइब्रेरी साइंस का क्या है? फंडामेंटल है। अगर कभी भी यूजर और लाइब्रेरियन के बीच में डिस्प्यूट होगा तो हम लोग इसी से देखेंगे। ठीक है, कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा कानून पुस्तक चयन को नियंत्रित करता है? तो जो आपका पुस्तक चयन को नियंत्रित करता है वो हो जाता है आपका फर्स्ट 3 लॉ। क्या हो जाता है दोस्तों? वो हो जाता है आपका फर्स्ट 3 लॉ। जो आपका फर्स्ट 3 लॉ है उसमें ऐसा क्या है? तो जो आपका फर्स्ट 3 लॉ है वो आपका पहला क्या कहता है? एक तो आपका यही कहता है कि जो आपका किताब है बुक और फॉर यूज़, क्या कहता है दोस्तों? तो आप यही कहोगे कि जो आपका किताब है वो किस चीज़ के लिए यूज़ है। एवरी रीडर हिज बुक, जो भी आपका पाठक आ रहा है उसको लिए एक किताब अवेलेबल होगा। और तीसरा कहता है कि जो भी पाठक है उसके लिए भी क्या होगा? उसके लिए भी आपका एक यूज़र होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना बात? आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो जो आपका 5 लॉ है वो यही है। पहला बुक और फॉर यूज़ यानी किताब यूज़ के लिए है। हर यूज़र के पास चॉइस है कि वो जो बुक पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। ठीक है, कह रहा है एवरी बुक इट्स रीडर यानी प्रत्येक बुक को कोई ना कोई पाठक मिलेगा। जो आपका यूज़र है उसका टाइम बचाइए। ठीक है, और लाइब्रेरी क्या है? आपका एक ग्रोइंग संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हिंदी में भी दे दिया है। क्या दे रहा है? बुक और फॉर यूज़ यानी किताबें क्या हैं? उपयोगी हैं। ठीक है, एवरी रीडर हिज बुक, प्रत्येक पाठक को क्या मिले? उसकी पुस्तक मिले जो वो खोज रहा है। कह रहा है एवरी बुक इट्स रीडर, जो भी पाठक है जो भी पुस्तक है उसको भी क्या मिलना चाहिए? पाठक मिलना चाहिए। सेव द टाइम ऑफ द रीडर यानी क्या होना चाहिए? जो भी आपका पाठक आ रहा है उसका समय बचाइए। द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म यानी जो आपका लाइब्रेरी है वो क्या है? वर्गनशील है। लाइब्रेरी का ग्रोथ कितने टाइप में होता है? चाइल्ड और एडल्ट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है कि पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय भवन का निर्धारण करना पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र का निहितार्थ है? तो देखिए इससे आपसे पता है क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है लाइब्रेरी के किस चीज़ के बारे में? आपसे पूछ रहा है लाइब्रेरी के बिल्डिंग के बारे में कि जो आप लाइब्रेरी का बिल्डिंग बनाओगे तो वो किसके अंदर रहेगा? तो आप लोग याद रख लेना जो भी आपका फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ के अंदर सबसे पहले आता है कि जो आपका लाइब्रेरी है वो कहाँ बनेगा। जो लाइब्रेरी होगा वो कहाँ बनेगा? लाइब्रेरी का लोकेशन क्या होगा? तो अगर आपसे कभी भी लाइब्रेरी के लोकेशन के बारे में पूछे तो ये हमेशा फर्स्ट लॉ का सिद्धांत है। दूसरा जैसे आपसे बोलेगा कि जो लाइब्रेरी है उसका काम करने का यानी ओपन होने का टाइम क्या है? तो लाइब्रेरी आवर्स। ठीक है, तीसरा जो लाइब्रेरी के अंदर जो फर्नीचर लगा हुआ है जो भी फैसिलिटी वगैरह है ये सारा कुछ, तो ये सारा कुछ किसके अंदर आ जाएगा? तो आपका फर्स्ट लॉ के अंदर आ जाएगा। आपसे पूछेगा लाइब्रेरी फर्नीचर किस लॉ के अंदर आता है? तो आपका फर्स्ट लॉ के अंदर आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुक और फॉर यूज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करें? पुस्तकालय के भवन के बारे में बात करें, भवन के बारे में बात करें, फर्नीचर के बारे में बात करें, एसी के बारे में बात करें, सब आपका फर्स्ट लॉ के अंदर ही आ जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र में कौन सा निहितार्थ इम्प्लीकेशन है? तो सबसे पहले मैंने यही बताया कि लोकेशन, जो आपका लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी का आवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपका लाइब्रेरी के अंदर फर्नीचर वगैरह है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक के संरक्षित करने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ? देखो आपसे पूछ रहा है कि यानी लाइब्रेरी साइंस का वो कौन सा रूल है जो आपके बुक को क्या करता है? संरक्षित करता है यानी सेव करता है। तो दोस्तों ये हो जाता है आपका फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ है आपका क्या? बुक और फॉर यूज, यानी जो आपका पुस्तक है वो किस लिए है? तो आपका उपयोग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कह रहा है पुस्तकालय भवन की स्थिति के बारे में पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम लागू होता है? दोस्तों मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया कि जो आपका फर्स्ट लॉ होता है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? जो आपका पहला लॉ है वो बात करता है आपका लाइब्रेरी के लोकेशन के बारे में, लाइब्रेरी का टाइमिंग क्या होगा उसके बारे में, लाइब्रेरी का फर्नीचर क्या होगा उसके बारे में, लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग होता है वो भी किसके बारे में आ जाता है? आपका फर्स्ट लॉ में आ जाता है। तो पुस्तकालय भवन किस में आएगा? फर्स्ट लॉ में। फर्नीचर फर्स्ट लॉ में, लाइब्रेरी का टाइमिंग फर्स्ट लॉ में, लाइब्रेरी का लोकेशन फर्स्ट लॉ में। पुस्तकालय के काम के घंटों का सीधा प्रभाव किस नियम पर पड़ता है? अभी मैंने आपको बताया जो आपका फर्स्ट लॉ है वो किसके किसके बारे में बात करता है? लोकेशन, आवर, फर्नीचर, बिल्डिंग। ठीक है, तो आपका घंटों यानी टाइम का बात कर रहा है तो आपका फिर से कौन सा हो जाएगा? तो आपका फर्स्ट नियम हो जाएगा। तो इसी टाइप से आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगा दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है। कह रहा है पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर कौन सा
सूत्र सबसे अधिक बल देता है? पुस्तकालय अधिनियम, यानी आपसे कह रहा है जो आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, क्या है दोस्तों, जो आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है उस नियम पे कौन सा जो लॉ है वो सबसे ज़्यादा जोर देता है? तो आप लोग याद रखिएगा, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी पुस्तकालय का क्या हो, एक नियम कानून का एक अधिनियम हो, रूल बुक हो, इस पे जो आपका सेकंड लॉ है वो क्या करता है, बल देता है। सेकंड लॉ जो होता है वो किसके किस पे बल देता है? तो सेकंड लॉ कहता है एवरी रीडर हिज हर बुक। क्या कहता है दोस्तों? तो सेकंड लॉ आपको कहता है एवरी रीडर हिज हर बुक। इसमें आपका क्या कहा जाता है कि प्रत्येक पाठक को क्या मिलना चाहिए, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिलना चाहिए। आपका यही सेकंड लॉ कहता है प्रत्येक पाठक को क्या मिलना चाहिए, पुस्तक मिलना चाहिए। जो आपका सेकंड लॉ हो दोस्तों ये क्या करता है, ऑब्लिगेशन यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कर्तव्यों को, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। ये बात करता है सेकंड लॉ, जो आपका स्लम एरिया होता है जहाँ पे आपका झुग्गी झोपड़ी होता है वहाँ पे जो आपका लाइब्रेरी का सर्विस देते हो उसके बारे में बात करता है। जो आपका सेकंड लॉ है ये बात करता है कि हर मनुष्य का यानी राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार बात करता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी भारत का कोई भी नागरिक कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। ये बात करता है कि जो भी लोग क्या है मतलब क्या कहते हैं हैंडीकैप है या ब्लाइंड है उनके लिए भी लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए, विशेष प्रावधान होना चाहिए। तो ये कौन बात करता है? तो आपका सेकंड लॉ बात करता है। सेकंड लॉ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का बात करता है यानी पुस्तक अधिनियम के बारे में बात करता है। पुस्तक अधिनियम क्या होता है दोस्तों? तो वैसा नियम जो आपके लाइब्रेरी के एक अच्छे संचालन के लिए बनाया जाता है वही आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होता है। आपसे पूछता है दोस्तों कि भारत का पुस्तकालय अधिनियम पहला कहाँ पे लागू हुआ? तो पहला जो पुस्तकालय अधिनियम था दोस्तों वो आपका मद्रास में लागू हुआ था। कहाँ पे? मद्रास में लागू हुआ था। पूछता है आपसे वर्तमान में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम है? तो आप बोल देना वर्तमान में जो है 19 राज्य, वो आपका क्या है 19 राज्य में पुस्तकालय अधिनियम यानी पुस्तकालय कानून लागू है आपका, ठीक है। यानी 19 राज्यों में आपका पुस्तकालय अधिनियम लागू है। फिर आपसे सवाल यहीं से पूछता है कि बताओ दोस्तों जो आपका पुस्तकालय अधिनियम है वो बिहार में कब लागू हुआ? तो बिहार में 2008 में लागू हुआ और इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ? तो 2012 में हुआ, ठीक है। 19 पे आइए, कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय सहयोग पर बल देता है? तो जो आपका पुस्तकालय के सहयोग पर बल देता है वो आपका हो जाता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है दोस्तों? सेकेंड लॉ कहता है एवरी रीडर हिजर बुक। सेकेंड लॉ क्या कहता है दोस्तों? तो सेकेंड लॉ यही कहता है एवरी रीडर हिजर बुक यानी प्रत्येक पाठक को क्या मिलना चाहिए, उसका पुस्तक मिलना चाहिए। इसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? जो आपका सिलेक्शन ऑफ बुक होता है वो भी कौन से नियम के अंदर आएगा दोस्तों? तो सिलेक्शन ऑफ बुक जो होता है ये भी आपका सेकंड लॉ के अंदर आता है। जो आप स्लम एरिया यानी गरीब बच्चों को जो आप पढ़ाते हो, गरीब बच्चों तक जो आप किताब को ले जाते हो वो भी आपका सेकंड लॉ के अंदर आ जाता है। जो आप स्टेट सरकार या राज्य सरकार का जो कर्तव्य निर्धारण करते हो वो भी किसके अंदर आता है? आपका सेकंड लॉ के अंदर आता है। जो आपके ब्लाइंड लोग होते हैं वो भी किसके अंदर आ जाता है? आपका सेकंड लॉ के अंदर आता है। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, क्या कह रहा है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र दृष्टिहीन के लिए विस्तार सेवा पर जोर देता है? दृष्टिहीन आ गया। अभी मैंने आपको बताया जो आपका एवरी रीडर हिज हर बुक है यही आपका बल देता है किस पे? ब्लाइंड लोगों पे, हैंडीक्राफ्ट लोगों पे, हैंडीकैप लोगों पे, जो लोग गरीब हैं उन पे, सूचना के अधिकार पे, ठीक है, आपका राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार पे, राज्य सरकार का कर्तव्य, तो ये सारा का सारा आपका सेकेंड लॉ हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने टोटल कितना क्वेश्चन कर लिया? 20 क्वेश्चन कर लिया। दोस्तों अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बस इतना मेहनत किया जा रहा है। आपका एक लाइक से कुछ भी नहीं जाता है, बट हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र इस बात का प्रावधान करता है कि पुस्तकालय सेवा चलाना सरकार का दायित्व है? अभी मैंने आपको बताया था जिसमें भी सरकार का दायित्व फिक्स किया जाए पुस्तकालय से रिलेटेड वो कौन सा लॉ हो जाएगा? सेकंड लॉ हो जाएगा। वो कौन सा लॉ हो जाएगा दोस्तों? वो आपका सेकंड लॉ हो जाएगा। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ यही कहता है, याद कीजिए मेरे साथ साथ, एवरी रीडर हिज हर बुक। क्या कहता है? एवरी रीडर हिज हर बुक। इंग्लिश में बात करें तो प्रत्येक पाठक को क्या मिलनी चाहिए? उसकी पुस्तकें मिलनी चाहिए। आई होप ये बात आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 20 हो गया, सॉरी 21 था, ये 22 है। कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की स्वतंत्रता के बारे में समर्थन करता है? तो ये भी हो जाएगा आपका सेकंड लॉ। जो आपका सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है कि जो भी आपका पाठक है उसका जो मन में आए वो चीज़ पढ़े, ठीक है। 23 के बारे में बात करते हैं कि लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन का संबंध पुस्तकालय के कौन से नियम से है? तो जो आपका लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन जो है इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है आपका सेकंड लॉ से। किससे है दोस्तों? सेकंड
सेकेंड लॉ से। एवरी रीडर हिज बुक का संबंध जो है यानी लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन का जो संबंध है वो किससे है, आपका सेकेंड लॉ से है। पुस्तकालय पाठक शिक्षा का संबंध किससे है, तो आपका है लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन का जो संबंध है ये आपका एवरी रीडर हिजर बुक से है। चलिए 24 करते हैं। 24 क्या कह रहा है, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव किसका मिशन है, तो याद रखिएगा जो आपका ओपन एक्सेस इनिशिएटिव है ये आपका सेकंड लॉ का इनिशिएटिव है। किसका है, ओपन एक्सेस इनिशिएटिव जो है आपका सेकंड लॉ का, और सेकंड लॉ क्या है, एवरी रीडर हिजर बुक। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है प्रत्येक पाठक को क्या मिलना चाहिए, उसका पुस्तक मिलना चाहिए। 25 पे आइए, क्या कह रहा है, पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है। जो आप किसी भी एजेंसी का फिक्स करते हो कि आपका ये दायित्व है कि आप लाइफ साइंस को डेवलप कीजिएगा, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका सेकंड लॉ के अंदर आ जाएगा। और सेकंड लॉ क्या है, प्रत्येक पाठक को क्या मिलना चाहिए, उसका पुस्तक मिलना चाहिए, यानी एवरी रीडर हिजर बुक। 26 के बारे में बात कीजिए, कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से संबंधित है। यानी जैसे ही आपका पुस्तकालय प्राधिकरण आ गया, पुस्तकालय को जो चला रहा है उसका नियम कानून वगैरह आ गया, ठीक है, ये सारा आपका किसके अंदर आ जाएगा, सेकंड लॉ के अंदर आ जाएगा। और सेकंड लॉ क्या कहता है, एवरी रीडर हिजर बुक, यानी प्रत्येक पाठक को क्या मिलना चाहिए, उसको किताब मिलना चाहिए, प्रत्येक पाठक को क्या मिलना चाहिए, पुस्तक मिलना चाहिए। 26 हो गया आपका। 27 देखिए क्या कह रहा है, 27 कह रहा है नेत्रहीन के लिए शिक्षा कौन सा सूत्र प्रदान करती है। तो अभी मैंने आपको बताया था नेत्रहीन हो गया, गरीब लोग हो गए, जो आप किताब सेलेक्ट करते हो, जो आप गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हो, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, सेकंड लॉ के अंदर आ जाएगा। सेकंड लॉ क्या है, एवरी रीडर हिजर बुक, यानी प्रत्येक पाठक को क्या मिलना चाहिए, पुस्तक मिलना चाहिए। 28 में ये कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र प्रचार से संबंधित है। तो जो हम लोग प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये भी आपका थर्ड लॉ से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, थर्ड लॉ से संबंधित है। और थर्ड लॉ क्या है दोस्तों, थर्ड लॉ जो है आपका एवरी बुक इट्स रीडर, यानी अब हम लोग बात करेंगे कि जो भी आपका बुक है, प्रत्येक पुस्तक को क्या मिलना चाहिए, पाठक मिलना चाहिए। पहला लॉ क्या था, प्रत्येक पुस्तक जो है क्या है, उपयोगी है। दूसरा लॉ क्या था, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिलना चाहिए। तीसरा क्या है, जो आपका प्रत्येक पुस्तक है उसको भी अब क्या मिलना चाहिए, पाठक मिलना चाहिए। तो इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, इसमें हम लोग ये बात करते हैं कि जो आपका ओपन एक्सेस होना चाहिए ताकि लोग वहाँ पे जल्दी से पहुँच सकें, सेल्फ अरेंजमेंट होना चाहिए, डिस्प्ले ऑफ बुक होना चाहिए, ठीक है। प्रचार प्रसार भी आपका थर्ड लॉ के अंदर आ जाता है। और थर्ड लॉ क्या है, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। 29 अभी मैंने आपको बताया था ना, जो आप सेल्फ अरेंजमेंट करते हो यानी जो आप अलमीरा अरेंज करते हो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो आपका तीसरे नंबर के अंदर आ जाएगा। देखो तीसरे नंबर के अंदर क्या क्या आएगा, आपका आएगा ओपन एक्सेस, यानी खुला प्रणाली। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको बुक को अलमीरा में बंद करके नहीं रखना है, ठीक है। फिर हो गया आपका सेल्फ अरेंजमेंट, यानी बुक को अरेंज रखना है। इसका मतलब जहाँ पे जो किताब रहना चाहिए, अब मैथ का किताब है तो वहाँ मैथ ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे केवल हिस्ट्री रहेगा, ठीक है। मैथ की किताब में आप हिस्ट्री का किताब मिला दे रहे हो, ठीक है, तो ढूंढने में दिक्कत होगा। डिस्प्ले ऑफ बुक होना चाहिए ताकि लोग उससे आकर्षित हों, ठीक है। फिर आपका क्लासिफिकेशन, ये सब किसके नियम है, तो ये सारा जो है आपका तीसरा लॉ के अंदर आता है। और तीसरा लॉ क्या है, एवरी बुक इट्स रीडर। देखो क्या कह रहा है, ओपन एक्सेस किसके अंदर आता है, तो ओपन एक्सेस जो है आपका दोस्तों ये थर्ड लॉ के अंदर आता है। थर्ड लॉ क्या है, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिलना चाहिए। 31 पे आइए, कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठकों के समान पुस्तकों को लाए जाने से संबंधित है। ये भी आपका थर्ड लॉ हो जाएगा। थर्ड लॉ क्या है दोस्तों, थर्ड लॉ जो है आपका प्रत्येक पुस्तक को क्या मिलना चाहिए, उसका पाठक मिलना चाहिए। एक्सटेंशन सर्विस किस में होता है, तो एक्सटेंशन सर्विस भी जो होता है दोस्तों ये आपका थर्ड लॉ के अंदर होता है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर लाइब्रेरी के अंदर लोग नहीं आ रहे होते हैं तो हम लोग लाइब्रेरी को क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं। जैसे बुक ऑन व्हील है ना, हमने पढ़ा था ना, बुक ऑन व्हील पढ़ा था, ठीक है, बुक वैगन पढ़ा था, ठीक है, जो आपका अमेरिका में स्टार्ट किया गया था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, जो आपका चौक चौराहा होता है वहाँ पे हम लोग गाड़ी ले जाते हैं और वो गाड़ी के अंदर किताबें रहता है और लोग उसको पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है, लाइब्रेरी का एक्सटेंशन सर्विस है। रंगनाथन ने इस सर्विस को क्या नाम दिया था, लाइब्रेरी ऑन व्हील। क्या दिया था, लाइब्रेरी ऑन व्हील, ठीक है। 33 देखिए कह रहा है लाइब्रेरी साइंस का कौन सा सूत्र बताता है कि मानव और विकास की वृद्धि के लिए सूचना एक मूलभूत निवेश है। यानी अगर किसी भी ह्यूमन को क्या करना है, डेवलप करना है, बहुत आगे बढ़ना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन्फॉर्मेशन। ये नियम कौन बताता है दोस्तों, थर्ड लॉ बताता है। क्या बताता है, थर्ड लॉ बताता है, ठीक है। तो 33 हो गया।
34 देखिए कह रहा है एडजस्टेबल बुक रैक एंड सेल्फ, जो आपका जब आप रैक के अंदर बुकों को अरेंज करते हो तो अभी मैंने आपको बताया था सेल्फ अरेंजमेंट, ये किसके अंदर आ जाएगा, थर्ड लॉ के अंदर आ जाएगा। और थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को क्या मिलना चाहिए, पाठक मिलना चाहिए। 35 देखिए कह रहा है प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर किस पर सबसे अधिक बल देता है, तो ये देता है कि जो लाइब्रेरी का सर्विस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। तो जो भी आपके अंदर जो भी आपके लाइब्रेरी में आएंगे वो लोग क्या करेंगे, वो बुक को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो ये सर्विस पे बल देता है, ठीक है। 36 जो है ये क्या कहता है, देखिए कह रहा है पुस्तकालय अनुक्रमणीकरण और साराकरण यानी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से संबंधित है। जब आप इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग करते हो तो आपको कोई भी चीज़ क्या होता है, ढूंढने में ईजी होता है। जैसे देखो ये आपका क्या है, इंडेक्स पेज है, मान लो आपको हंटर कमीशन पे जाना है तो आपको पता है कि हंटर कमीशन कितने नंबर पेज पे है, तो 54 नंबर पेज पे, तो आप तुरंत चले जाओगे। जैसे आपको मान लो NTA के बारे में पढ़ना है तो आप 65 नंबर पेज पे जाओगे, तो ये क्या हो गया, आपका इंडेक्स पेज हो गया, ये क्या हो गया आपका इंडेक्स, देखो इंडेक्स लिखा हुआ है ना, इससे क्या हो गया, आपको सूचना ढूंढने में क्या हो गया, ईजी हो गया, और सूचना ईजी हो गया तो आपका क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। तो ये किसके अंदर आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी जो आपके यहाँ पाठक आता है उसका क्या कीजिए, आप समय बचाइए। 37 देखिए कह रहा है पुस्तकालय की फास्टली सर्विस किस पुस्तकालय नियम से संबंधित है। तो फास्टली सर्विस यानी तेज़ी से आपको बुक मिल रहा है, तेज़ी से आपका बुक इशू हो रहा है, तो आपका क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी फोर्थ लॉ को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्थ लॉ को, ठीक है। 38 देखिए कह रहा है लाइब्रेरी साइंस की कौन से नियम में स्टैक रूम गाइड का प्रावधान है। स्टैक रूम गाइड क्या करता है, आपको ये हेल्प करता है ताकि आप इजिली क्या कर सको, बुक वगैरह को खोज सको जो भी आपके लाइब्रेरी के अंदर है, तो ये भी हो जाएगा आपका फोर्थ लॉ, टाइम बचाने वाला। पुस्तकालय का नियम पुस्तकालय प्रशासक के लिए सबसे बड़ा चुनौती प्रस्तुत करता है। तो जो आपका फोर्थ लॉ होता है यही सबसे ज़्यादा इन लोगों को चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि इनको बुक को क्या करना होता है, बहुत ही जल्दी से जल्दी देना होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 40 नंबर कहता है पाठक के मन में उठने वाली जिज्ञासा बहुत ही कम समय के लिए होती है, उसको पूरी करना लाइब्रेरियन का कर्तव्य किस पुस्तकालय नियम से संबंधित है। यानी जो आपका फोर्थ लॉ है इसमें सेव द टाइम ऑफ द रीडर में ऐसा बात बोला गया है कि जो आपके अंदर, जैसे मान लो आपको ये रामायण किताब पढ़ना है, तो ये रामायण किताब पढ़ने के लिए आप ये लाइब्रेरियन के पास गए, तो जितना जल्दी आपको इस रामायण किताब को पढ़ने का मन हुआ, अगर आपको ये लाइब्रेरियन बोलता है कि ये किताब अवेलेबल नहीं है, तो उतना ही जल्दी आपके मन से ये क्या होता है, चला जाता है। यानी कहा जाता है कि ऐसा साइकोलॉजी है कि जितना जल्दी हमको जो चीज़ पढ़ने का मन करता है उतना ही जल्दी हमको उस चीज़ से मन हट जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। 41 देखिए कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय को डिजिटल बनाने के लिए महत्व पर जोर देता है। तो जो आपका फोर्थ लॉ है और जो आपका फिफ्थ लॉ है ये जोर देता है कि आपको पुस्तकालय को क्या करना चाहिए, डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। कह रहा है पुस्तकें जीवित सत्ता है, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र को इंगित करता है। देखो जो आपका फिफ्थ लॉ है ये क्या बोलता है, लाइब्रेरी क्या है, एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। लाइब्रेरी क्या है, आपका एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो ग्रोथ होता है दोस्तों, ये आपका दो टाइप का ग्रोथ होता है, एक एडल्ट होता है और एक आपका चाइल्ड ग्रोथ होता है। क्या होता है, एडल्ट ग्रोथ, चाइल्ड ग्रोथ। एडल्ट ग्रोथ वह होता है जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जो आपका चाइल्ड ग्रोथ वह होता है जिसको आप अपने आंखों से देख सकते हो, और एडल्ट ग्रोथ वह होता है जिसको आप अपने आंखों से नहीं देख सकते हो। जैसे आप छोटे बच्चों को बढ़ते हुए देख सकते हो, लेकिन 32-33 साल के आदमी को बढ़ते हुए देखते हो क्या, नहीं, बस दाढ़ी मूछ पकते हुए देखते हो, लेकिन बढ़ते हुए तो नहीं देखते हो। लेकिन छोटे बच्चों में आप फील कर लोगे, आप महसूस कर लोगे। तो लाइब्रेरी क्या है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे लाइब्रेरी के अंदर मान लो फर्नीचर आया, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, चाइल्ड ग्रोथ के अंदर। क्यों, क्योंकि इसको आप अपने आंख से देख सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर एसी आ गया तो इसको आप अपने आंख से देख सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर किताब जो पहले एक था उससे 10 लाख हो गया तो आप उसको देख सकते हो। लाइब्रेरी के अंदर पहले 10 स्टाफ था, अभी 100 स्टाफ हो गया तो आप इसको देख सकते हो। तो ये किसके अंदर आ गया, चाइल्ड ग्रोथ के अंदर आ गया। जो आपका एडल्ट ग्रोथ होता है दोस्तों, ये क्या होता है, वैसा ग्रोथ जिसको आप देख नहीं सकते हो। अब लाइब्रेरी के अंदर आप स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हो तो इसको नहीं देखा जा सकता है। आप लाइब्रेरी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, इसको नहीं देखा जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो पांचवा नियम क्या है, लाइब्रेरी जो है वो क्या है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। 43 देखिए कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के नेटवर्क पर जोर देता है। तो जो आपका पुस्तकालय नेटवर्क पर जोर देता है वो देता है आपका फिफ्थ लॉ। कौन देता है, आपका फिफ्थ लॉ, ठीक है। कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय विकास से संबंधित है। लाइब्रेरी डेवलपमेंट से आपका फिफ्थ लॉ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये क्या होता है, आपका लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कह रहा है कौन सा सूत्र आधुनिक पुस्तकालय में सीडी रोम की आवश्यकता को बताता है। सीडी रोम हो गया, ये सब जो है दोस्तों, सीडी रोम मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका सीडी रोम हो गया, ठीक है, चाहे आपका नेटवर्किंग हो गया, ठीक है, चाहे आपका डिजिटलाइजेशन हो गया, चाहे आपका कॉल नंबर हो गया पेंसिल से लिखना, तो ये सारा आपका किसका काम है, तो फिफ्थ लॉ का है, ठीक है।
46 देखिए कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान में बाल एवं वयस्क विकास पर विचार किया गया। यह कौन से सूत्र में? अभी मैंने आपको बताया था ना, जो आपका बाल विकास होता है इसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं, जो आपका वयस्क होता है इसको एडल्ट बोलते हैं। इसको आप अपने आंखों से देख सकते हो, इसको अपने आंखों से आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका फर्नीचर वगैरह है, लाइब्रेरी के अंदर पहले 4 कुर्सी था, अब 100 कुर्सी आ गया, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। लेकिन लाइब्रेरी का स्टाफ क्या कर रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, उसको आप नहीं देख सकते हो ना, वो आपको बताएंगे, तो वो आपका क्या हो गया, एडल्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा 46 हो गया। फिर 47 देखिए कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मी की संख्या से संबंधित है? तो ये हो जाएगा लाइब्रेरी के अंदर कितना स्टाफ है, तो ये आपका संबंधित हो जाएगा 5th लॉ से। किससे हो जाएगा? 5th लॉ से। और बताइए एडल्ट होगा या चाइल्ड होगा? तो हम लोग क्या देख सकते हैं, लाइब्रेरी के अंदर स्टाफ को देख सकते हैं, तो ये जो होगा दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या, चाइल्ड ग्रुप। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा चाइल्ड ग्रुप। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 47 जो है हमारा हो चुका है, ठीक है। बताइए पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में अनुपयोगी पुस्तकों छंटनी का प्राथमिकता दी गई है? तो जो आपका पुस्तकालय विज्ञान है उसमें हमने ये दिया है, छूट दिया है कि जो बुक जो है आपका यूज में नहीं है उस बुक को क्या करो, उस बुक को हटा दो, उस बुक को क्या करो, हटा दो। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं 5th लॉ के अंदर ये आ जाता है। ये किसके अंदर आ जाता है दोस्तों, तो ये आपका 5th लॉ के अंदर आ जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया आपका 48। कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अनुपयोगी पुस्तकों का चयन न करने की सलाह देता है? तो आपका हो जाएगा ये 5th लॉ। क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नीड फॉर द रिजेक्शन ऑफ बुक इन द लाइब्रेरी, अगर आप किसी भी बुक को अस्वीकार करते हो इसका परमिशन आपको कौन सा देता है, तो ये आपका 5th लॉ देता है। 51 कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र प्लानिंग मैनेजमेंट और संगठन से संबंधित है? तो ये भी हो जाएगा आपका 5th लॉ, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सूचना गतिशील अनंत और अविरल है के बारे में जानकारी देता है? तो ये भी हो जाएगा कौन सा आपका 5th लॉ, ठीक है। फिजिकल बिल्डिंग, रीडिंग एरिया, सेल्विंग और स्पेस का विकास का ग्रोथ, यानी आप क्या करो, डेवलप कर रहे हो लाइब्रेरी के अंदर, यानी आप जो बिल्डिंग है उसको बना रहे हो, जो आपका पढ़ने वाला एरिया, रीडिंग एरिया उसको बढ़ा रहे हो, ये सारा आपका 5th लॉ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और किस ग्रोथ के अंदर, चाइल्ड ग्रोथ के अंदर, क्योंकि आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। कह रहा है जो संगठन स्वयं को विकसित करना बंद कर देता है वह चेतन शून्य हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा, इसका सदा, यानी अगर कोई भी संगठन अपने आप को डेवलप नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे बहुत सारी इंस्टीट्यूट खुलती है लेकिन वो निरंतर काम नहीं कर पाती है तो क्या हो जाती है दोस्तों, वो बंद हो जाती है। तो ये आपका 5वां नियम हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है डिजिटल लाइब्रेरी का नवाचार मुख्य रूप से किस नियम से संबंधित है? तो ये भी आपका 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से हो जाएगा। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे दोस्तों वो क्या है, वो आपका यहाँ पे सीखने वाला, सीखने योग्य ये बात है कि एक होते हैं अली मिर्जा नौरजी। अली मिर्जा नौरजी जो होती हैं वो 2004 में क्या करती हैं, जो आपका रंगनाथन का लॉ था उसको वो क्या करती हैं, वेब से लागू कर देती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका 2000 का टाइम था, उस टाइम कंप्यूटर जो था वो क्या होता, आ चुका होता है। तो जो आपकी अलीर्जा नौरजी होती हैं, जो आपकी अलीर्जा नौरजी होती हैं वो 2004 में क्या करती हैं, जो रंगनाथन का नियम होता है, जो रंगनाथन का नियम होता है उसमें वो क्या करती हैं, बुक के जगह उसमें वो क्या करती हैं दोस्तों, जो आपका बुक होता है उसके जगह वो क्या कर देती हैं, वेब कर देती हैं। क्या कर देती हैं, वेब कर देती हैं, ठीक है। तो रंगनाथन का जो नियम था वो क्या था, आप लोग को याद है? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर यही तो था, बुक आर फॉर यूज़। तो जो आपका बुक आर फॉर यूज़ था, देखो अभी हम इसको वेब रिसोर्स को मिटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, बुक आर फॉर यूज़। ये रंगनाथन का नियम हो गया। लेकिन इसको जब बुक को हटा दोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, वेब रिसर्च आर फॉर यूज़, यानी बुक के जगह वेब कर दी थी। यानी बुक जो हो गया था वो रिप्लेस हो गया था किस से, वेब से, यानी इंटरनेट से। तो ये करने वाली कौन थी, तो ये आपका अलीर्जा नौरजी थी। तो देखो वेब रिसर्च आर फॉर यूज, एवरी यूजर हैज़ और हर वेब रिसोर्स, एवरी वेब रिसोर्स इट्स यूजर, सेव द टाइम ऑफ द यूजर, द वेब इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये दोनों तो आपका दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्या हो गया, जो बुक है वो वेब में बदल गया। तो इसने ये किसने किया था, अलीर्जा नौरजी ने किया था। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टोटल आपका 54 क्वेश्चन हो चुका है, ज़्यादा ही हो रहा है बट कोई नहीं, यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। 5 लॉ जो है वो क्या क्या है, तो हमारा यही है। अगर रंगनाथन के अकॉर्डिंग देखें तो रंगनाथन के अकॉर्डिंग जो पहला लॉ है वो है आपका बुक आर फॉर यूज़। जो आपका दूसरा है वो क्या है, एवरी बुक इट्स रीडर। क्या हो जाएगा, एवरी बुक आर फॉर यूज़ पहला हो गया। दूसरा हो गया एवरी यूजर हिज हर बुक, ठीक है। तीसरा हो गया बुक एवरी बुक इट्स यूज़र, ठीक है। जो आपका चौथा हो गया वो क्या हो गया, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और 5वां क्या हो गया, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। रंगनाथन के अकॉर्डिंग देखना है तो ये हो जाएगा आपका पहला, एवरी पर्सन हिज और बुक ये हो गया दूसरा, एवरी बुक इट्स रीडर ये हो जाएगा तीसरा, सेव द टाइम ऑफ द रीडर चौथा, और लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म ये हो जाएगा आपका 5वां। अब देखो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, तो देखो
जो आपके OCLC का सम्मेलन हुआ था उसमें लैन सिल्पगिनी कॉनवे और इंकल एम फैनल ने इन्होंने क्या किया, जो रंगनाथन का 5 लॉ ऑफ लाइफ साइंस था उसको उन्होंने क्या कर दिया, सीक्वेंस में चेंज कर दिया। तो जो आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर था ये आपका पहले नंबर पे आ गया। रंगनाथन में ये कितने नंबर पे था, तो 4 नंबर पे था। एवरी पर्सन हिज और बुक, रंगनाथन में भी 2 नंबर पे था और यहाँ भी 2 नंबर में। बुक और फॉर यूज रंगनाथन में पहले नंबर पे था। एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी बुक रीडर जो है वो रंगनाथन में कितने नंबर पे था, तो 3 नंबर पे था। और लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म ये 5 नंबर पे था। यानी जो हमारा 2 है, एवरी पर्सन हिज और बुक और लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों में क्या था, सेम था। और ये करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो लैन सिल्पगिनी कॉनवे। तो इसी के साथ आपका ये कंप्लीट हो गया। कल हम लोग KM असदुल्लाह से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे ये सेशन कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।